हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पार्किंसंस डिजीज़ जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है। और ये डिसऑर्डर हर साल क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है और ये वाइवा में भी पूछा जाता है कि पार्किंसंस डिजीज़ के क्या सिम्टम्स हैं, क्या उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी पर्सन को पार्किंसंस डिजीज़ ही है। अब इस वीडियो में देखने के बाद आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना और साथ ही नोट्स भी बनाते जाना। पार्किंसन क्या होता है, पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। पार्किंसंस डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। आप इससे नोट्स बना सकते हैं और मैं आपको वैसे समझा देती हूँ। पार्किंसन डिजीज क्या होता है? पार्किंसंस डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और उन बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करती है जहाँ जहाँ नर्व्स पहुँचते हैं। तो पार्किंसंस डिजीज़ क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन में एक एरिया होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा जो थैलेमस के नीचे होता है। उस जगह से अगर उधर की नर्व्स डैमेज हो गई हैं, इम्पेयर हो गई हैं, तो वो उनके कारण क्या होता है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं हो पाता जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन क्या करता है? हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, हमारे हाथ पैर, हमारा मुंह, हमारा चलना फिरना, इन सब मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अगर डोपामिन नहीं रिलीज हुआ, कम रिलीज हुआ, तो हमारी मूवमेंट्स अफेक्ट होगी और इसी डिजीज को कहते हैं पार्किंसंस डिजीज। ठीक। पहला सिम्टम हमको क्या मिलेगा? पहला सिम्टम हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको देखने को मिलेगा ट्रेमर्स इन जस्ट वन हैंड। पेशेंट में ट्रेमर्स दिखाई देंगे एक ही हैंड में। ये हमारा फर्स्ट सिस्टम जो इंडिकेट करता है। और साथ ही क्या होगा? साथ ही होगा कि बॉडी में स्टिफनेस होगी, अकड़न हो जाएगी, हाथ पैर अकड़ जाएंगे अचानक से। पेशेंट को कंट्रोल नहीं रहेगा अपने बॉडी पार्ट्स में और उसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। देन क्या है? पार्किंसन इज कॉज्ड बाय डीजनरेशन ऑफ नर्व्स इन द पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड सबस्टेंशिया नाइग्रा। जो मैंने आपको अभी बताया था कि ब्रेन में थैलेमस के नीचे एक पार्ट होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा, जहाँ की सेल्स अगर डाई हो गई तो वो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन रिलीज नहीं कर पाएंगी जो कि हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके कारण क्या होगा? हम अपनी एबिलिटी लूज कर देंगे चलने फिरने की, स्टेबल रहने की। और पार्किंसंस किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था? तो ये थे जेम्स पार्किंसन, जिन्होंने 1817 में पहले इसे नाम दिया था शेकिंग पाल्सी नाम का। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। जेम्स पार्किंसन ने 1817 में शेकिंग पाल्सी नाम दिया और बाद में फिर इसे पार्किंसंस के नाम से जाना जाने लगा। और यही है वो साइंटिस्ट जेम्स पार्किंसन। फिर ये क्या है? इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आफ्टर अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज के बाद ये सेकेंड मोस्ट कॉमन डीजनरेटिव डिसऑर्डर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो आप समझ ही सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट डिजीज है। डेफिनेशन देखेंगे हम। डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज क्रॉनिक, स्लो, प्रोग्रेसिव, डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज। ये कैसे डिजीज है? क्रॉनिक है, मतलब लॉन्ग टाइम तक ये डिजीज चलती आती है। स्लो है, धीरे धीरे बढ़ती है। डीजनरेटिव है, मतलब इसमें नर्व्स का डीजनरेशन होता है। और एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, हमारी ब्रेन की डिजीज है। क्रॉनिक, स्लो, प्रोग्रेसिव, degenerative neurological disease that result from loss of neurotransmitter dopamine that controls movement. It is characterized by muscle weakness, rigidity मतलब stiffness हो जाएगा, अकड़ जाएगा, resting tremors, पेशेंट अगर रेस्ट में है, सो रहा है, बैठा है, तब उसके हैंड्स लेग्स में ट्रेमर्स दिखाई देंगे। ब्रैडीकाइनेसिस, ये होता है स्लो मूवमेंट होती है पेशेंट में, धीरे धीरे काम करता है। एंड गेट डिस्टर्बेंस, गेट मतलब होता है चलने फिरने का तरीका उसमें अल्टर्ड होगा। तो ये जो चार आपको दिख रहे हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पार्किंसंस डिजीज़ को फाइंड करने में।
अगर ये चारों किसी भी पेशेंट में दिख रहे हैं तो दैट मीन्स पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज है, और ये कार्डिनल साइंस होते हैं। सो हम देख सकते हैं कि एक हेल्दी पेशेंट में डोपामिन रिलीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब नॉर्मल लेवल है ये। और अगर पार्किंसन का पेशेंट है तो नर्व से डोपामिन का लेवल कम रिलीज होगा, इसी कारण मूवमेंट अल्टर होती है। देन है इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस, किस रेट में पार्किंसंस डिजीज होती है। इंसिडेंस मतलब कितने न्यू केसेस फाइंड हो रहे हैं, तो 10 to 15 पर 1 लाख पर्सन पर ईयर में ये दिखाई देता है। और प्रिवेलेंस क्या कहता है, प्रिवेलेंस मतलब कि टोटल कितने केसेस किसी गिवन पॉपुलेशन में होती है, तो ये लगभग है 100 से 300 पेशेंट्स में पर 1 लाख पॉपुलेशन। एंड ए मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज आफ्टर अल्जाइमर डिजीज। टाइप्स क्या हैं, टाइप्स इसके हैं इडियोपैथिक पार्किंसन। इडियोपैथिक मतलब कि उसका कॉज हमें अननोन है। सो इडियोपैथी क्या कहता है, मोस्ट पीपल विद पार्किंसंस हैव इडियोपैथिक पार्किंसन। ज़्यादातर पेशेंट्स में इडियोपैथिक पार्किंसंस ही फाउंड होता है, उनका कॉज अननोन रहता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ इडियोपैथिक पार्किंसंस आर ट्रेमर, रिजिडिटी, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। ये हमारा इडियोपैथिक पार्किंसन का सिम्टम्स है। द नेक्स्ट टाइप है वस्कुलर पार्किंसन। वस्कुलर क्या होता है, वस्कुलर मतलब वेसल्स। Vascular Parkinson's, also known as arteriosclerotic Parkinson's, affect people with restricted blood supply to the brain. अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, हमारे ब्रेन को क्या चाहिए, हमारे ब्रेन को चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, ब्लड से। अगर ब्लड ही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है तो हमारा ब्रेन ठीक से वर्क नहीं करेगा, जिसके कारण भी डोपामिन रिलीज नहीं हो पाएगा, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और हमारी मूवमेंट को अल्टर करेगा। Sometimes people who have mild stroke may develop this form of Parkinson. Common symptoms include memory, sleep, mood, movement, इन सब में disturbance हमको मिलेगा। Then third type है drug induced Parkinson। नाम से समझ आ रहा है किसी ड्रग्स की ओवर रिएक्टिविटी के कारण पार्किंसन कॉज हो रही है, जिसमें कि हमारा आता है न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। इन ड्रग्स के कारण भी पार्किंसन हो सकता है, जो कि दिए जाते हैं शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए और साइकोटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। ये सब डिसऑर्डर क्या होते हैं, इन सब डिसऑर्डर्स में न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज ज़्यादा होता है। शिज़ोफ्रेनिया, साइकोटिक डिसऑर्डर्स में न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज ज़्यादा होता है, और ज़्यादा हो रहा है तो वो भी एक अबनॉर्मल कंडीशन है। उसको ट्रीट करने के लिए न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स दिए जाते हैं, जो कि इनके न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को कम करते हैं, और इसी कारण और वो कम होते 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 क्या कॉज हो जाता है, पार्किंसंस कॉज हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, वैसे तो ये बहुत रेयर है और बहुत स्मॉल नंबर ऑफ पीपल में ही ये दिस टाइप दिखाई देता है। नेक्स्ट है कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। मोस्ट कॉमन केसेस आर इडियोपैथिक। उनके कॉजेज अननोन है, क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है, हमें नहीं पता। व्हेन द नर्व सेल मेकिंग डोपामिन गेट डैमेज, अगर नर्व सेल में जो डोपामिन रिलीज होता है वही नहीं हो पा रहा है तो पार्किंसंस होगा। अगर जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके कारण भी पार्किंसन हो सकता है। जेनेटिक मतलब किसी फैमिली हिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण बॉडी अफेक्ट हो रही है। एज फैक्टर हो सकता है, बूढ़े लोगों में ज़्यादा शो होता है, जैसे जैसे एज ग्रो होती है नर्व्स डैमेज होने लगती हैं, इस कारण भी आपने देखा होगा कि बूढ़े लोगों का मुंह भी हिलता रहता है, और यही सब रीजंस हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस होगा ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल ब्लॉक होंगी, ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, और स्ट्रोक होगा और ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं कि वैसे तो O2 के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कि स्टेबल मॉलिक्यूल कहा जाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है तो वो क्या करता है, उसके पास एक वैकेंसी है किसी के साथ रिएक्ट करने की, तो वो क्या करता है, ब्रेन में अगर ज़्यादा फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स बन रहे हैं तो वो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करने लगता है। देन क्या है, इन्फेक्शंस। अगर ब्रेन में मेनिंजाइटिस है, इन सब के कारण भी ब्रेन अफेक्ट होगा, मूवमेंट अफेक्ट होगी। हेड ट्रॉमा है, हेड इंजरी है, हेड इलनेस है, चोट लग गई तो भी
क्रॉनिक यूज़ ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, ड्रग्स के कारण भी हो सकता है। हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स जो हमको खाने पीने इन चीज़ों से मिलती है, हम इनटेक करते हैं, खाते हैं, उसके कारण भी ये ब्रेन में पहुंच के अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है साइंस एंड सिम्टम। हमको क्या सिम्टम्स शो होंगे? ये ओल्ड एज पर्सन जो है इनमें दिख रहा है हमको कि रिजिडिटी होगी। रिजिडिटी मतलब कि बॉडी अकड़ जाएगी, स्टिफ हो जाएगी। ठीक, ट्रेमर्स होंगे, हैंड, लेग्स, कमर, पीठ, मुंह, हर जगह होंगी। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होगी, मतलब कि उसका पोस्चर जैसे ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे बो शेप में हो जाएगा, धनुष शेप में, झुका झुका आदमी सा दिखेगा, इसी को कहते हैं पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। और ब्रेडिकाइनेसिस होगा, वो धीरे धीरे इंसान चलेगा। ये मेन सिम्टम्स है हमारे। पहला है ट्रेमर्स। ट्रेमर्स कहाँ कहाँ होंगे? फिंगर, हैंड्स, आर्म्स, फीट, लेग, जॉ और हेड में होंगे। रिजिडिटी कहाँ होगी? अकड़न कहाँ होगी? पैरों में हो सकती है, ट्रंक में हो सकती है, और चलते टाइम ये और बढ़ सकता है। ब्रेडिकाइनेसिस होगा, स्लोनेस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट होगा, चलना फिरना। वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है कि जो जिस मूवमेंट्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चलना फिरना, खाना पीना, लिखना, ये सब क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होगी, पोस्चर टेढ़ा हो जाएगा, इंसान झुक जाएगा। पार्किंसन गेट। गेट मतलब क्या होता है? चलना फिरने का ढंग। पार्किंसंस गेट दिखाई देगा, मतलब एक स्टूप्ड वॉकिंग पोजीशन होगी और शफलिंग वॉक होगा। अदर मैनिफेस्टेशंस भी हो सकते हैं, अदर सिम्टम्स जो हमको दिखाई देंगे पर्सन में, जैसे एंजाइटी, कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा? पेशेंट ड्रग ले रहा है, खा रहा है, उसके कारण मूवमेंट नहीं हो पा रही है, इस कारण कॉन्स्टिपेशन होगा। स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, डिफिकल्टी स्वेलोइंग होगा क्योंकि अब उसकी मसल्स उसके कंट्रोल में नहीं है। एक्सेसिव सैलिवेशन होगा, स्लोड क्वाइटर स्पीच होगी, माइक्रोग्राफिया होगा। देन क्या है? कॉम्प्लिकेशंस में आएगा कि क्या क्या पार्किंसंस के कारण और चीज़ें हो सकती है। तो इसमें मोटर सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि डिस्काइनेसिस होगा, अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा, उसको चलने फिरने में उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। डिमेंशिया होगा, मतलब अफेक्ट्स द एबिलिटी टू थिंक, रिमेंबर, बिहेव नॉर्मली। ठीक, फिर डिप्रेशन हो सकता है। फिर हैलुसिनेशन होगा, फॉल्स परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। फॉल्स परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स होगा। साइकोसिस मतलब डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियलिटी, उसको दुनिया बेकार लगेगी कि वो कुछ है ही नहीं दुनिया। डिस्पेजिया होगा, मतलब स्वेलोइंग डिफिकल्टी होगी। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप याद कर सकते हैं, जैसे डिस्पेजिया होगा, साइकोसिस हो गया, हैलुसिनेशन हो गया। ये सब साइकेट्री में बहुत वर्क करते हैं, साइकेट्री, साइकोलॉजी। देन माल न्यूट्रिशन, देन एस्पिरेशन। एस्पिरेशन क्यों होगा? क्योंकि अब उसके मसल्स में कंट्रोल नहीं है, तो वो कुछ भी इंटेक करेगा तो वो हो सकता है कि वो पेट में जाने के बजाय वो लंग्स में चला जाए, इस कारण से एस्पिरेशन निमोनिया होगा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा और रिस्क फॉर फॉल होगा, मतलब गिरने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं है मूवमेंट पे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे? पहले तो हम लेंगे पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में हम क्या पूछेंगे कि आपकी कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, पहले से आपके फैमिली में किसी को पार्किंसंस था, या आप कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं जिसके कारण हो रहा हो, या कोई अदर मेडिकल कंडीशन है, या फिर आपके डाइटरी इंटेक कैसा है। देन हम नेक्स्ट लेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट को देखेंगे ऊपर से, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम डिस्फेजिया देखेंगे, ट्रेमर्स देखेंगे, डिसरिथमिया देखेंगे, माइक्रोग्राफिया देखेंगे। देन नेक्स्ट एग्जामिन क्या करेंगे? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि टू टेस्ट फॉर एनी एबनॉर्मलिटी इन न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, हम ये देखेंगे। सीएसएफ एग्जामिनेशन करेंगे, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कॉर्ड से लंबर सेक्शन में इंजेक्शन डाल के उसका फ्लूइड लेंगे और उसे डायग्नोसिस करेंगे कि उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है, मेनिंजाइटिस तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है। एमआरआई करेंगे। एमआरआई क्यों करेंगे? देखने के लिए कि ब्रेन में कहीं एनोरिज्म तो नहीं है। एनोरिज्म मतलब ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक। अब इन ब्लड वेसल्स में अगर हाइपरटेंशन है, जैसे आप मान सकते हो कि ये एक पाइप है, हम अपनी ब्लड वेसल को एक पाइप की तरह लेंगे। अगर पाइप से पानी जा रहा है, अगर पानी का फ्लो ज़्यादा तेज हो गया और ज़्यादा बढ़ गया तो ये क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं से ऐसे बल्ज आउट हो जाएगा। अब प्रेशर ज़्यादा है तो उसको आगे भी तो भेजना है ना, तो
तो ऐसे बल्ज आउट हो जाएगा और फिर यहाँ पे भी ब्लड ऐसे आने लगेगा ताकि ज़्यादा प्रेशर ना हो। ऐसे ही हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जैसे बैलून है, एक बैलून है, अगर हम बैलून में हवा डालते हैं, फूंकते हैं, तो क्या होता है कि कहीं कहीं बैलून का थिकनेस कम होती है ना। अब हम जब उसमें से हवा डालेंगे तो वो क्या होता है, कहीं कहीं जहाँ कम पतला होता है, जहाँ पतला होता है बैलून, वहाँ पे बैलून ऐसे फूल आता है अलग से, फिर वो धीरे धीरे करके और फूलता है। इसी तरह ब्लड वेसल्स हैं, वो भी फूल आती हैं अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा हो। इसी को कहते हैं एनोरिज्म। अगर ब्रेन में कहीं एनोरिज्म है तो ये पता चल जाएगा एमआरआई से, या फिर आई में कोई डिसऑर्डर है तो भी पता चलेगा। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे ब्रेन में देखेगी कोई डिजीज और इंजरी तो नहीं है, और मेन फंक्शन इसका क्या है कि ये ब्रेन टिश्यूज अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका सारा वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाई देती है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में। देन क्या है, मैनेजमेंट हम क्या करेंगे। देयर इज नो क्योर फॉर पार्किंसन। सो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्योर का मतलब क्या होता है, क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो क्योर का मीनिंग होता है कि कोई भी डिजीज परमानेंटली ख़त्म हो जाए जड़ से। ठीक, तो ऐसी कुछ डिजीजेस हैं कि जो कभी क्योर नहीं होती, कभी जड़ से ख़त्म ही नहीं होती। जैसे कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की हम लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेते हैं लेकिन वो कभी ठीक नहीं होता। ठीक, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन वो कभी पूरी तरह क्योर नहीं होता है। ऐसे ही हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की मेडिसिन अगर नहीं लिया जाए तो हाइपरटेंशन की मेडिसिन लिया जाए तो वो तो कंट्रोल में रहता है, लेकिन अगर उसे छोड़ दिया जाए तो फिर से हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। ठीक, ये सब डिजीजेस कभी क्योर नहीं होती। ऐसे ही पार्किंसन डिजीज कभी क्योर नहीं होती। और इसका मेन एम, मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है कि पेशेंट को एक अच्छी लाइफ देना, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना। इसमें हम मेडिकेशन दे सकते हैं, जिसमें कि हम क्या, मेडिकेशन का एम क्या होगा, डोपामिन कम हो रहा है डिजीज़ में तो हम ऐसी मेडिकेशन देंगे जिसमें डोपामिन बढ़ा दे, है ना, और सिम्टम्स को रिलीव करे। तो ऐसी मेडिकेशंस हैं, एंटी पार्किंसन ड्रग है, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, और इसी नाम से जानी जाती है एंटी पार्किंसन ड्रग, लीवोडोपा और कार्बिडोपा। द नेक्स्ट मेडिकेशन है डोपामिन अगोनिस्ट देंगे, जो डैमेज हो रहा है, मतलब जो डोपामिन, जो थोड़ा बहुत डोपामिन रिलीज भी हो रहा है उसको अच्छे से इनटेक कर पाए इस दूसरा नर्व। तो इसके लिए हम लोग क्या देंगे, ब्रोमोक्रिप्टिन, मेसोलेट और परगोग्लाइड। देन थर्ड मेडिकेशन है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बीटा इनहिबिटर। ये क्या करता है, ये करता है कि जो डोपामिन रिलीज हो रहा है उसको वो और टूटे नहीं, जो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसके लिए हम लोग देंगे सेलेजिलिन और रेस्जिलिन। डी क्या है, कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफेज इनहिबिटर, जिसमें आएगा टोल्कापोन और एटाकापोन। ये क्या करता है कि जो पेशेंट में हाथ पैर में दिख रहा है, उसको हाथ पैर में कंपन दिख रही है, उसको कम करता है। देन फिफ्थ है एंटीकोलिनर्जिक, जिसमें आएगा बेंजोट्रोपिन और ट्राईहेक्सीफेनिडिल। अमंटाडीन भी दे सकते हैं जो शॉर्ट टर्म रिलीफ करती है। देन फिजिकल थेरेपी में हम दे सकते हैं उसको, फिजियोथेरेपी दे सकते हैं जिसमें उसकी मोबिलिटी इंक्रीज हो और उसका रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज हो। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, पहला है थैलोटॉमी। थैलोटॉमी मतलब थैलेमस का कोई पार्ट निकाल देंगे जिसके कारण वो ट्रेमर्स को रिलीव करेगा, ट्रेमर्स कम हो जाएंगे। पैलेडोटॉमी क्या होगा, पैलेडोटॉमी एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर है जहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल प्रोब डाला जाता है ब्रेन के अंदर, इलेक्ट्रिकल प्रोब डाला जाता है ब्रेन के अंदर और फिर उसको 80 डिग्री तक हीट किया जाता है 60 सेकेंड्स के लिए। इसके कारण क्या क्या होता है, थैलेमस का एक छोटा सा एरिया डैमेज हो जाता है और फिर ये भी ट्रेमर्स को रिलीव करता है। देन सी क्या है, न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन। न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन एड्रेनली मेडुलरी टिश्यूज़ को कॉर्पस स्ट्रिएटम में डाला जाता है ताकि नॉर्मल दोबारा से डोपामिन अच्छे से रिलीज हो। डीप ब्रेन स्टिमुलेटर क्या होता है कि डीप ब्रेन स्टिमुलेटर्स में ऐसे इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, इलेक्ट्रोड डालते हैं, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पास करता है। जैसे हमारे हार्ट में पेसमेकर लगा रहता है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डालता है हार्ट में तो हार्ट वर्क करता है। वैसे ही ब्रेन में डीप ब्रेन स्टिमुलेटर्स डाले जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं जो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, नर्सिंग असेसमेंट करेंगे, पेशेंट को देखेंगे वो कैसा है, क्या खाता है, क्या उसकी हिस्ट्री है, कैसा वो रह रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है,
उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसकी मोबिलिटी, कम्युनिकेशन, फीडिंग, सेल्फ केयर सब चेक करेंगे, उसको क्रेनियल नर्व्स को असेस करेंगे, सेरेब्रल फंक्शंस को देखेंगे और उसका ऑब्जर्व गेट, उसका चलने ढलने का ढंग देखेंगे, क्या उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, उसका स्पीच और क्लैरिटी कितनी है उसके बोलने में, ये देखेंगे। उसको फिर साइंस ऑफ डिप्रेशन देखेंगे, कोई डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है पेशेंट। फैमिली सपोर्ट देखेंगे। नर्सिंग केयर प्लान करेंगे, क्या करेंगे। तो पहला है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू मसल स्टिफनेस, ट्रेमर्स, मोटर वीकनेस। इसमें आप देख सकते हो हम नोट्स रेडी कर दिए हैं, आप इसे पढ़ के अपने नोट्स बना सकते हो, एग्जाम में भी लिख सकते हो। सेकेंड डायग्नोसिस है रिड्यूस्ड एनर्जी, वीकनेस, रिड्यूस बॉडी वेट ड्यू टू न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। तो इसका गोल बनेगा, इंटरवेंशंस बनेगा, जो आप देख सकते हो। थर्ड है डायग्नोसिस सेल्फ केयर डेफिशिएंट रिलेटेड टू ट्रेमर्स एंड मोटर डिस्टर्बेंस। फोर्थ है कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू मेडिकेशन एंड रिड्यूस्ड एक्टिविटी। देन ये भी हो गया। डायग्नोसिस क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर रिलेटेड टू verbal communication disorder related to decreased ability to speak and facial muscle stiffness। देन हमारा कंक्लूजन लास्ट में क्या होगा, पार्किंसंस डिजीज जो है क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। कंक्लूजन मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल हम अभी देखेंगे पार्किंसन डिजीज क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम लॉस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के कम होने के कारण पार्किंसन डिजीज होती है। 4 कार्डिनल साइंस होते हैं, रेस्टिंग ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिस, पोस्चरल चेंजेस। मेडिकेशंस हम किस बेस पे देंगे, उसकी कंडीशन पे, उसकी एज पे, उसका मैनिफेस्टेशंस पे, उसके सिम्टम्स पे। और हमारा नर्सिंग केयर किस पे फोकस होगा, उसके असेसमेंट, मेडिकेशन, इंस्ट्रक्शन, मॉनिटरिंग, हम पेशेंट को देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री सबको देंगे। सो एट लास्ट थैंक यू। अगर आपको ये इस टॉपिक समझ में आया हो अच्छे से और आपको अच्छे नोट्स मिले हों तो हमारे चैनल को सपोर्ट करो, इसे सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।